एपिसोड की शुरुआत में शार्ली जैसा कि अभी भी डिवाइन रन में शिंजी जहाँ स्टे कर रहा था वहाँ पर ठहरी हुई थी। तो जब वो अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि उसके रूम के बाहर खाने की ट्रे पड़ी थी जिसमें बहुत सारा अच्छा खाना शिंजी ने बनाकर खास शार्ली के लिए रखा था। शिंजी भी तभी सामने से एक टेंट से बाहर आया था। शार्ली ने नोटिस करा था कि शिंजी अक्सर इस टेंट से बाहर आता रहता है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जब उस टेंट के आसपास कोई नहीं होता शार्ली अंदर घुस जाती है। वहाँ एक पेंटिंग थी। शार्ली उस पेंटिंग के अंदर चली जाती है और देखती है कि ये एक बहुत बड़ा सा हॉल था। शार्ली इस जगह पहली बार आई थी पर हम तो इस जगह को पिछले एपिसोड्स में देख चुके हैं। ये वही जगह है जहाँ सारे एंशिएंट गॉड्स की एशेस और नेम प्लेट्स रखी हुई हैं। शिंजी यहाँ पर अक्सर अपने साथियों को याद करने आया करता है। शार्ली भी अब अंदाजा लगा लेती है और समझ जाती है कि ये शिंजी की तरह ही एंशिएंट गॉड्स थे जो अब मर चुके हैं और उनकी नेम प्लेट्स यहाँ लगाए हुए हैं। शार्ली यहाँ रिस्पेक्ट भी करती है। अब ये सारे नेम प्लेट शार्ली के आसपास आकर घूमने लगते हैं। जब शार्ली इनमें से एक नेम प्लेट जिस पर चिंगी का नाम लिखा था उसको टच करती है तो उसे चिंगी की एक मेमोरी दिखाई देती है। इस मेमोरी में सभी एंशिएंट गॉड जिंदा थे। शिंजी छोटा लड़का था और इसे अभी ही एक्सट्रानेचुरल हेवन में लाया गया था। कुछ ही वक्त में शिंजी बाकी एंशिएंट गॉड से बहुत क्लोज हो गया था। वो सभी एक फैमिली की तरह थे। शिंजी काफी नटखट भी हुआ करता था क्योंकि सबसे छोटा था ना। मेमोरी से बाहर आए तो शार्ली इन गॉड्स की मेमोरीज को देख शिंजी को और करीब से जान पा रही थी। वो और भी देखना चाहती थी मगर वो रुक जाती है ये सोचकर कि कहीं मैं ऐसा करके कोई लिमिट तो क्रॉस नहीं कर रही। तभी वहाँ शिंजी आ जाता है जो शार्ली को बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जिस पर शार्ली माफी मांगकर यहाँ से जाने लगती है मगर शिंजी उसे रोक लेता है। कहता है कि अब तुम यहाँ आ ही चुकी हो तो अब डरना कैसा। अच्छा ये है तुम यहाँ आई वरना यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं आता। शिंजी अपने सभी साथियों की नेम प्लेट्स के पास जाकर पानी डालता है और शार्ली फील करती है कि शिंजी यहाँ आकर बहुत खुश रहता है। शार्ली जानती थी कि शिंजी के इन साथियों को मरे हुए हजारों साल गुजर चुके हैं और इतना वक्त शिंजी अकेला ही एक्सट्रानेचुरल हेवन में रहता है बस अपने इन साथियों की यादों के सहारे। उसे कंपनी देने के लिए कोई भी नहीं होता और ऐसे अकेले रहकर पूरी दुनिया का बैलेंस बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अब शार्ली शिंजी से सवाल करती है कि क्या तुम अकेले नहीं हो जाती। शिंजी बोलता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। शार्ली कहती है कि मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा फील होता है लेकिन अगर एक दिन हर होलीनेस या रोया या मेरा कोई भी जनरल मर जाता है और मुझे बस उनकी यादों के सहारे जीना पड़े और अकेले इमोर्टल रन को चलाना पड़े तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी। शिंजी बताता है कि सब मैनेज करने की आदत हो ही जाती है। वो बताता है कि वो सब कुछ कर सकता है पर वो अपना अकेलापन दूर नहीं कर सकता और ना ही उसका बस किसी की जिंदगी या मौत पर है। पर शार्ली को ये सुन हैरानी होती है। उसे तो लगा था कि शिंजी कुछ भी कर सकता है पर वो शार्ली को बताता है कि मेरा काम पूरे 3 राउंड में सुकून बनाए रखना है। मेरी मौत भी एक दिन जरूर आएगी और फिर मैं इन सब से आजाद हो जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी पावर्स नेचर में मिल जाएंगी। भले ही मेरी लाइफ तुम सबसे ज्यादा बड़ी हो पर मेरा भी अंत जरूर लिखा है। शार्ली पूछती है कि क्या यहाँ जितने भी एंशिएंट गॉड्स की नेम प्लेट्स पड़ी हुई है क्या वो सभी नेचर में मिल गए हैं। जिस पर शिंजी बताता है कि जो गॉड्स कोई भला काम करते हुए मारे गए हो या तो उनके मरने का वक्त हो गया हो वो ही गॉड्स नेचर में मिल पाए हैं और उनकी तादाद बहुत कम है। जैसा कि 70% से भी ज्यादा गॉड्स ने कोई ना कोई रूल तोड़ा या नेचर के खिलाफ गए और इसी वजह से उन्हें नेचर ने सजा दी जिसमें उन्हें डिमोट करके मोटर वर्ल्ड भेज दिया गया गुचन जिंग की तरह और उनको अपनी एंशिएंट गॉड वाली लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। और ऐसे गॉड्स ने अगर कोई अच्छा काम करा था या कोई जादू सिखाया था किसी को या कोई स्पेल यूज करते हुए कुछ बनाया था तो वो भी गायब हो गया। यानी उन गॉड्स ने अपनी गॉड लाइफ में जो कुछ भी किया था सब कुछ बेमायनी हो गया। तो अगर शिंजी भी फ्यूचर में नेचर के खिलाफ जाता है या अपने इमोशंस नहीं संभाल पाता है तो उसके साथ भी यही होगा। उसने जो भी जादू करा है वो जादू गायब हो जाएगा जिसका मतलब है कि शूटिंग अबीस पे जो जादू करके शिंजी ने उस पे सील लगाया है वो भी टूट जाएगा। शिंजी बताता है कि शूटिंग अबीस और उसके अंदर मौजूद जो भी एविल पावर्स या चिन्ह हैं वो सब भी मेरे मरते ही गायब हो जाएंगे लेकिन वो जादू मैंने शूटिंग अबीस पे करा है वो नेचर की कुछ एलिमेंट्स को यूज करके करा है इसलिए उससे इमोर्टल रेल्म भी तबाह हो जाएगा अगर मैं मरता हूँ तो। साथ ही नेचर के बैलेंस पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। शार्ली भी अपने मन ही मन में सोचती रहती है कि शिंजी के लिए सब कितना डिफिकल्ट है। उसके ऊपर 3 रेल्म्स की जिम्मेदारी है। उसकी अपनी तो कोई जिंदगी ही नहीं है। अगर उसे कुछ होता है तो पूरे 3 रेल्म्स को
इससे नुकसान होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। और इसलिए योलान भी कुछ दिन पहले शनली को समझा रही थी और उसे शिंजी से दूर रहने कह रही थी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता शिंजी प्यार या कोई भी इमोशंस लाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ वो 3 ड्रम्स के लिए काम नहीं कर पाएगा, नेचुरल लॉ ब्रेक होगा और ये आखिरी गॉड शिंजी भी खत्म हो जाएगा। अब शनली शिंजी की सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ चुकी, उसे रियलाइज हो गया था कि शिंजी क्यों शनली का प्यार नहीं एक्सेप्ट करता। शिंजी अब शनली को ये भी बता देता है कि मैं इसी वजह से तुमसे प्यार में नहीं पड़ सकता, पर कंट्रोल भी नहीं कर पाता हूँ, जिस पर शनली कहती है कि वो मदद करेगी जिससे शिंजी के इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे, यानी वो खुद थोड़ा बैक होने की कोशिश करेगी। शनली अब वहाँ से जाने लगती है, तब शिंजी उसे रोक कर रिक्वेस्ट करता है कि अगर एक दिन मैं मर गया और मेरी मेमोरी टैबलेट यहाँ पर रखी गई तो क्या तुम मुझे विजिट करने आओगी, जिस पर शनली वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि तुम्हारी जिंदगी मुझसे लंबी ही होगी। अब शनली को भूख लग रही थी, इसलिए वो डिवाइन रंग की सैर पर निकलती है। वहाँ कुछ पीचेस पड़े थे और वाइन भी थी। शनली बोलती है कि ये पीचेस तो बहुत छोटे हैं। वहाँ योलान आती है और पीचेस की ट्रे शनली के हाथ में लेकर कहती है कि ये पीचेस भले ही छोटे हों पर मीठे हैं और तुम जितना चाहे खा सकती हो। शनली को योलान का ये जेस्चर अच्छा लगता है। वो एक पीच और वाइन को लिए रूम में जाकर सो जाती है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो लेट हो चुकी थी। आज 100 फ्लावर बैंक्वेट था। शनली फ्लाई करते हुए बैंक्वेट की तरफ जा रही थी, तभी हमें बैंक्वेट को दिखाते हैं जहाँ शिंजी, योलान, फुरोंग, एवेलिन, लॉर्ड सभी लोग मौजूद थे। वहाँ सारे गेस्ट भी आ चुके थे, सब एंजॉय कर रहे थे। वहाँ स्पेशल परफॉर्मेंसेस भी चल रही थी। तभी आसमान पे इन्हें कुछ आता दिखाई देता है। कुछ लोग समझते हैं कि ये कोई खास कैरेज जा रहा है, लेकिन ये असल में फायर बॉल्स थे जो वेस्ट गार्डन की तरफ जा रहे थे, उस जगह की तरफ जहाँ शिंजी रहता है और वहाँ एंशिएंट गॉड्स की नेम प्लेट्स पड़ी हुई हैं। शनली को भी रास्ते में ही ये बॉल्स दिखाई दे जाते हैं, इसलिए वो वापस से वेस्ट गार्डन जाकर उस रूम को प्रोटेक्ट करती है जहाँ एंशिएंट गॉड की नेम प्लेट्स पड़ी हुई है। यहाँ बहुत सारे फायर बॉल्स एक ही साथ इस तरफ आ रहे थे। शनली अपने मैजिक से उन्हें रोकती है। वो अपनी पूरी जान लगा देती है। वो फीनिक्स थी इसीलिए जलती नहीं है, क्योंकि वो बनी ही आग से है। वहाँ 100 फ्लावर बैंक्वेट में भी सभी लोग हिल गए थे इस अटैक की वजह से। शिंजी भी अब शनली के पास पहुँच जाता है उसकी मदद करने के लिए। वो एक झटके में ही इन फायर बॉल्स को सीधा उधर बेच देता है जहाँ से ये आए थे, और शनली बिल्कुल अब थक गई थी। इन फायर बॉल्स को रोकने में उसकी बॉडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। वो सोचती है कि यहाँ मेरी जान निकल गई है इन फायर बॉल्स को रोकने में, और शिंजी ने एक ही झटके में इन फायर बॉल्स को वापस भेज दिया। शनली अब जस्ट टेरेस पे खड़ी थी, वहाँ से नीचे गिर जाती है, लेकिन शिंजी उसे अपनी गोद में ले लेता है। तभी वहाँ सारे डिवाइन रंग के लोग भी पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि सब कैसे तबाह हो गया। वो लोग शिंजी को देख उसकी तरफ आ रहे थे, लेकिन शिंजी मना करता है, कहता है कि अभी उसे शनली को ट्रीटमेंट देना है, तो कोई भी इसके करीब ना आए। शनली बेहोश थी और शिंजी उसे गोद में उठा लेता है फॉर ट्रीटमेंट। हेवनली लॉर्ड अपने आदमी को इन्वेस्टिगेट करने बोलते हैं और हमले और मास्टरमाइंड का पता लगाने कहते हैं। अब 3 दिन गुजर चुके थे। हेवनली लॉर्ड हॉल में रोज सभी से मिलते थे और इस अटैक पे इन्वेस्टिगेशन करवाते थे। फाइनली इन्हें पता लग जाता है कि ये अटैक नॉर्थ सी क्लैन ने करवाया था। हमें अब शनली और शिंजी को भी दिखाते हैं। शनली ठीक हो चुकी थी, लेकिन शिंजी ने यहाँ बैरियर लगा रखा था। वो शनली को रूम से बाहर नहीं निकलने दे रहा था। वो कहता है कि जब तक तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तुम बाहर नहीं जा सकती। तभी ये सब बाहर योलान देख रही थी। वो रूम के अंदर आ जाती है और बताती है कि कुछ बहुत जरूरी बात करने के लिए हेवनली लॉर्ड ने शनली को हॉल में बुलाया है। शिंजी अभी कह रहा था कि शनली पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसीलिए उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन योलान कहती कि मैटर बहुत जरूरी है। योलान शनली और शिंजी को लेकर हॉल में आती है। यहाँ हेवनली लॉर्ड शनली को बताते हैं कि इमोर्टल रन से मैसेज आया है कि नॉर्थ सी क्लैन ने वहाँ पर भी हमला कर दिया है। हर होलीनेस कोमा में चली गई है और कई सोल्जर्स भी मारे गए हैं। इमोर्टल रन का हाल बेहाल हुआ है। शनली पूछती है कि ये मैसेज कब आया था, जिस पर हेवनली लॉर्ड बताता है कि मैसेज तो 5 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन हमने देखा नहीं था क्योंकि यहाँ भी फायर बॉल से अटैक हुआ था और हम सब उसी में लगे हुए थे। हमारे यहाँ के लेटर अभी ही लगा। शनली को गुस्सा तो बहुत आता है ये जानकर के डिवाइन रन के लोग कितने लापरवाह हैं कि इतना इम्पोर्टेंट मैसेज ये लोग 5 दिन के बाद देख रहे हैं, लेकिन वो अभी इन लोगों से झगड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे और इमोर्टल रन के लोगों को इस बुरे वक्त में इन लोगों की जरूरत पड़ सकती थी। वो बस पेशेंटली हेवनली लॉर्ड से रिक्वेस्ट करती है, परमिशन मांगती है कि मुझे यहाँ से जाना है तो आप मुझे उसकी इजाजत दे दें। हेवनली लॉर्ड बोलता है कि हाँ जरूर, और शनली को एक बॉक्स भी देता है जिसमें कुछ खास पिल्स होती हैं जो हर होलीनेस के लिए थी। अब वो कोमा में है, ये पिल्स से बेटर फील करेगी। शनली अब यहाँ से जाने के लिए निकल रही थी। गेट पे शिंजी खड़ा था। शनली उसे बाय कहकर सीधा इमोर्टल रन पहुँच जाती है। यहाँ सब कुछ
तहस नहस हो गया था। लोग सड़कों पे बैठे थे, रो रहे थे, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। जब शार्ली हर होलीनेस वाले हॉल के बाहर आती है तो वहाँ के सोल्जर्स सारे के सारे शार्ली को देखते ही एक उम्मीद से वेलकम करते हैं। उनके लिए सब कुछ शार्ली के बिना संभालना वाकई मुश्किल हो रहा था। वो सबको हिम्मत पकड़ने बोलती है और कहती है कि रोने धोने वालों के लिए आर्मी में कोई जगह नहीं है, ताकि ये लोग स्ट्रॉन्ग बने। वो हर होलीनेस के कमरे में जाती है जहाँ डॉक्टर्स मौजूद थे। शार्ली उन्हें मेडिसिन वाला बॉक्स देती है और कहती है कि हर होलीनेस को ये खिला दो, वो जरूर ठीक हो जाएंगी। और ये वो वाला बॉक्स है जो हेमली लॉ ने शार्ली को दिया था। और इन डॉक्टर से पूछती है कि आखिर हर होलीनेस की हालत कैसे हुई, जिस पर डॉक्टर बताता है कि हर होलीनेस पर दुश्मन के एक आदमी ने स्वॉर्ड से वार कर दिया था और ये वार उनकी गर्दन पे लगा। चोट इतनी सीरियस नहीं थी, पर शायद स्वॉर्ड पे पॉइजन था। ये पॉइजन बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट दे रहा है जैसा मियास्मा से मुतासिर लोगों को तकलीफ होती है। शार्ली अब डॉक्टर्स को वो दवाई हैंड ओवर करके वहाँ से आर्मी कैंप की तरफ चली जाती है, शहर की बॉर्डर्स के पास। वहाँ बहुत सारे सोल्जर्स की लाशें पड़ी हुई थी, उनकी माँ उनके पास वह रो रही थी। शार्ली को देख वहाँ जितने भी जिंदा सोल्जर्स थे सबके सब भागते हुए आते हैं, नील डाउन होकर शार्ली को ग्रीट करते हैं। ये सब भी बहुत ज्यादा उम्मीद में नजर आ रहे थे। उन सबकी हालत खराब थी, सबको कहीं ना कहीं चोटें आई हुई थी। शार्ली भी इन सब की हालत को देख सोचती है कि पता नहीं यहाँ ऐसा क्या हुआ होगा जो इन सब की ये हालत हो गई है। इतने में यहाँ जनरल शंगबाई और एक दूसरा जनरल जूफे हमेशा साथ होता है वो शंगबाई के। तो ये दोनों शार्ली को डिटेल में बताते हैं कि यहाँ दुश्मन के 200 लोग आए थे नॉर्थ सी क्लैन का झंडा लेकर और उन लोगों ने हम पर अटैक कर दिया था। ये लोग बहुत ताकतवर थे, हमारी आर्मी काफी नहीं थी। वो बताते हैं कि हर होलीनेस पे भी जिसने अटैक करा था उसने काले रंग की क्लोक से अपना सर कवर करा हुआ था। शार्ली को याद आता है कि ऐसी पावर्स तो फूशंग और उसकी आर्मियों में ही है, पर अभी इस बारे में इनके साथ ज्यादा बात नहीं करती। वो अंदर जाकर सोल्जर्स की लाशों को देखती है, बहुत उदास होती है। वो सोचती है कि सभी लोगों को जब आखिरी बार उसने देखा था तो सब खुश थे, मस्ती करते थे, पर अब तो कुछ की लाशें इतनी खराब हालत में है कि उनकी बॉडी भी पहचानी नहीं जा सकती। वहाँ एक ऐसा कॉफिन भी था जिसमें सिर्फ स्वॉर्ड और कपड़ों के कुछ टुकड़े पड़े थे, डेड बॉडी तक नहीं मिल पाई थी। शार्ली शंगबाई से पूछती है कि ये किसका कॉफिन है, जिस पर शंगबाई बताता है कि मुफंग का कॉफिन है। जो सुन शार्ली बहुत ज्यादा डिसहार्ट होती है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये मुफंग का कॉफिन हो सकता है। वो बोलती है कि मुफंग नहीं मर सकता, मैं जब तक उसकी बॉडी नहीं देख लेती मैं नहीं मानूंगी कि ये मुफंग का कॉफिन और वो मर गया है। शार्ली तो कॉफिन ही तोड़ देती है। शंगबाई और जूफे इस बात की गवाही देते हैं कि उन लोगों ने देखा था कि कैसे मुफंग ने अपनी जान पे खेलकर दुश्मनों का सामना करा था और फिर एक दुश्मन ने उसे मार दिया और उसकी बॉडी ही जल गई। शार्ली को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर वो इन सभी सोल्जर की सोल्स की शांति के लिए एक मैजिक करती है जो एक रिचुअल भी है। जब शार्ली स्पेल कर रही थी तब बाकी बचे हुए सारे सोल्जर्स उसके पीछे खड़े थे। ये जादू अब मुकम्मल हो जाता है। शार्ली की आंख में आंसू थे। वो अपने आप से वादा करती है कि वो इन सब के लिए और अपने रन के लिए दुश्मनों से बदला जरूर लेगी। सीन अब मोर्टल वर्ल्ड में शिफ्ट होता है। हमें फूशंग को दिखाते हैं जो अब भी जिंदा था। कंफर्म हो जाता है कि ये सब अटैक्स में उसी का हाथ है। उसने नॉर्थ सी क्लैन पे कब्जा कर लिया है और अब वहाँ के सभी लोगों को इसने पपेट बना लिया है और बाकी लोग उसके लिए काम करते हैं। पपेट मतलब जो लोग मर जाते हैं या जिंदा भी होते हैं तो फूशंग के मैजिक की वजह से वो लोग क्रिएटर जैसा बन जाते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं। फूशंग के कंट्रोल में रहेंगे, जैसा वो चाहेगा इनसे वैसा ही करवाएगा। फूशंग के पास एक खबरी आकर उसे इमोर्टल रन की अपडेट्स देता है और बताता है कि वहाँ शार्ली आ चुकी है। वो डिवाइन रन से दवाई भी लेकर आई थी जिससे हर होलीनेस ठीक हो गई थी। फूशंग का इमोर्टल रन पे अटैक करने का मकसद इमोर्टल रन से एज्यूरी पर्ल को हासिल करना था। उसने अटैक के दौरान पूरा इमोर्टल रन छान मारा था पर उसे वो एज्यूरी पर्ल कहीं नहीं मिला था। ये वो पर्ल है जिसके साथ शार्ली पैदा हुई थी, पर उसकी पावर्स बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उसकी माँ ने उसके अंदर से ये पर्ल निकाल कर हर होलीनेस को दे दिया था और सही वक्त आने पर हर होलीनेस को वो पर्ल शार्ली को वापस करना था। और हमने देखा था कि कुछ ही एपिसोड्स पहले हर होलीनेस ने वो पर्ल शार्ली को वापस कर दिया था। पर्ल अब शार्ली की बॉडी में है और ये अब फूशंग की समझ चुका था, इसीलिए वो अपनी आर्मी को बताता है कि वो दोबारा इमोर्टल रन पे अटैक करेगा और इस बार शूटे नबीस के पास करेगा। फूशंग शार्ली के साथ फाइट करते हुए उसे इमोर्टल रन के बाहर ले जाना चाहता है ताकि जब वो अकेली हो फूशंग उसे घेर सके और उसे मार कर वो पर्ल उसकी बॉडी से निकाल सके। जिस पर ये फूशंग का आदमी किसी यंग मास्टर की बात करता है और कहता है कि अगर उनको पता चल गया कि हम शार्ली को मार रहे हैं तो वो गुस्सा हो जाएंगे। जिस पर फूशंग कहता है कि कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। अब ये लोग किस यंग मास्टर की बात कर रहे हैं अगले वीडियो में ही पता चलेगा। सीन फिर से इमोर्टल रन पे शिफ्ट होता है। शार्ली की मीटिंग होती है बाकी सब सोल्जर्स के साथ। उसे वहाँ डॉक्टर
फिर बताते हैं कि वो दवाई जो शनली डिवाइन हैंड से लाई थी उससे होलीनेस ठीक तो हो गई है, लेकिन ब्लड लॉस की वजह से वो अब तक होश में नहीं आई है। तभी वहाँ एक एडवाइजर ये भी बताता है कि जो हमला इन पर हुआ वो दुश्मन के लिए कर पाना इतना आसान ना होता अगर कोई यहाँ से मोल ना होता। यानी कोई तो है इमोर्टल रैन में जो बातें दुश्मन तक पहुँचा रहा है। इस मोल को पकड़ने के लिए शनली ऑर्डर देती है कि इस पर इन्वेस्टिगेट की जाए। जो आर्मी मेंबर्स जंग के बाद से गायब है उन्हें ढूंढा जाए और उनके फैमिली वालों से बात करो और पता लगाओ कि आखिर गद्दार कौन है। इसी वक्त एक आदमी भागता हुआ आता है और इन लोगों को बताता है कि शूटिंग अबीज की तरफ दोबारा से दुश्मन का हमला होने वाला है। सारे सोल्जर शनली से बोलते हैं कि वो इन्हें जाने की परमिशन दे, ये लोग फाइट करना चाहते हैं, लेकिन शनली बोलती है कि इस दफा वो खुद जाएगी। वो अपने साथ शंगमाई और जूफे को चलने बोलती है क्योंकि उन्हें भी दुश्मन से बैटल का एक्सपीरियंस है। अब हमें इमोर्टल रैन के उस वाले हिस्से को दिखाते हैं जहाँ शूटिंग अबीज है। उसके पास रहने वाले लोग फाइनली पीसफुल जिंदगी गुजारने लगे थे। इतने में वही फूशन के बेटे पपेट्स अटैक कर देते हैं, पर उनसे लड़ने के लिए यहाँ वक्त पे शनली, शंगमाई और जूफे पहुंच जाते हैं और इन पपेट्स से लड़ते हैं। शनली अब एक जगह खड़ी थी और बाकी जनरल्स पपेट्स से लड़ रहे थे। तब वहाँ फूशंग आता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। That's it guys। मैं बहुत लेट हो गई हूँ इस वीडियो को अपलोड करने में, पर कुछ एडिटिंग इशू था इसीलिए लेट हो गया। हमने चीजों को फिक्स कर दिया है और अब हम जल्द से जल्द वीडियोस को अपलोड करेंगे। हमें बताते रहिएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है। तब तक के लिए गुड बाय।